गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? लास्ट हमारा मुगल काल कंप्लीट हो गया था। मुगल काल का कंप्लीट इतिहास पढ़ लिया था हमने। मुगल काल के 1707 तक के सारे राजा हमने पढ़ लिए थे। 1526 से 30 तक बाबर का शासनकाल था। 30 से 40 तक हुमायूं का था। बीच में 15 साल सूरवंश आया। 55 से 56 दोबारा हुमायूं। 56 से 1605 अकबर। 1605 से 1627 जहांगीर। 1627 से 1658 शाहजहां। 1658 से 1707 औरंगजेब। तो बीच में बेटा जो सूरवंश बच गया था ना, एडिंग डाल लो हरियाणा में सूरवंश। इंडिया के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे हम, हरियाणा में सूरवंश। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में सूरवंश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा वंश पढ़ने जा रहे हैं? हरियाणा में सूरवंश। तो इस सूरवंश का इतिहास है ना बेटा, 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक रहेगा। महज 15 साल के लिए कौन सा वंश आया था? सूरवंश आया था। ठीक है, तो ये जो मुगल काल के दौरान ना हरियाणा में एक नया वंश आया जिसे हम क्या कहते हैं? सूरवंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं बेटा? सूरवंश कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो सूरवंश है ना, इसके संस्थापक तो आप मानते हो शेरशाह सूरी, लेकिन शेरशाह सूरी का ना हमें इतिहास पढ़ना है पहले। क्या ये शेरशाह सूरी बचपन से थे या किस प्रकार से ये शेरशाह सूरी बने? तो ये इतिहास पढ़ना होगा। शेरशाह सूरी था ना, ठीक है। एचएसएससी क्या कहती है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था बेटा? फरीद। और एचएसएससी कहती है फरीद का जन्म 1486 ईस्वी में हरियाणा के कहां पर जन्म हुआ? नारनौल महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ। ठीक है, इसमें सच्चाई तो नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ना इनके दादा का संबंध कहां से था? नारनौल महेंद्रगढ़ से। तो हरियाणा के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि शेरशाह सूरी का जन्म कहां पर हुआ? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में किसका जन्म हुआ था? शेरशाह सूरी का। ये कौन मानती है? एचएसएससी मानती है। ठीक है, वैसे एचएसएससी तो बिरबल का भी संबंध कहां से मानती है? हरियाणा से मानती है। बिरबल का ना रंगमेल बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, लेकिन बिरबल के जो दादा परदादा थे ना, वो कहां पर रहते थे? यमुनानगर में रहते थे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? वैसे ना इनका जन्म 1473 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो इंडिया जी के मानती है, लेकिन हरियाणा के हिसाब से हमें यही करना है कि इनका जन्म कहां पर हुआ? हरियाणा के नारनौल में हुआ। बचपन का नाम क्या था बेटा इनके? फरीद। कहते हैं इनके दादा का नाम इब्राहिम सूरी था। इनके दादा का नाम क्या था बेटा? इब्राहिम सूरी इनके क्या होते थे? दादा होते थे। लिख लो, इब्राहिम सूरी इनके क्या होते थे? दादा होते थे। और इनके पिता का नाम हसन खां होता था। और इनके पिता का नाम क्या होता था बेटा? हसन खां होता था। ये हसन खां मेवाती नहीं है, हरियाणा वाले। ठीक है, जिनके टाइम में, बाबर के टाइम में किसने आक्रमण किया था? हसन खां मेवाती ने 1527 में। हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, राणा सांगा वाला वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इतना याद कर लेना। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, और पिता का नाम क्या था? हसन खां। दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी। इनके जो पिता हसन खां थे ना, वो एक जगह है बेटा सासाराम। कौन सी जगह है? सासाराम बिहार के सूबेदार थे। इनके पिता कहां के सूबेदार थे? सासाराम बिहार के सूबेदार होते थे। ये पेपर में आ चुका है। इनके पिता हसन खां कहां के सूबेदार होते थे? सासाराम बिहार के सूबेदार होते थे। इनके पिता कहां के सूबेदार होते थे? सासाराम बिहार के इनके पिता क्या होते थे? सूबेदार होते थे। ठीक है,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा बताता हूं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, HSSC मानती है इनका जन्म कहां पर हुआ? नारनौल महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ 1486 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट है, दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी इनके दादा थे। और इनके पिता कहां के सूबेदार थे? सासाराम बिहार के सूबेदार थे। कहते हैं इनके जो पिता हसन खां थे ना, इनकी केवल 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 4। अरे जहांगीर से कंपेयर करो तो केवल 4 ही बोली जाएगी ना। ठीक है, इनके पिता हसन खां की कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। इनके पिता हसन खां की कितनी पत्नियां थी बेटा? 4 पत्नियां थी। और शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था ना, या फरीद का जो जन्म हुआ था ना, तो वो पहली पत्नी से हुआ था। और इनके पिता हसन खां की जो फेवरेट पत्नी थी ना, वो कौन सी थी? चौथी थी। कौन सी थी बेटा? चौथी थी। अब जहांगीर की 380 है तो 1-2 तो फेवरेट होगी ना। ठीक है, तो इनके पिता हसन खां की प्रिय पत्नी कौन सी थी? चौथी। सिंपल सी बात है बेटा, जो उनकी फेवरेट पत्नी होगी ना, उन्हीं के बच्चे उनके क्या होंगे? प्रिय होंगे। इसीलिए ना शेरशाह सूरी को बचपन में वो प्यार नहीं मिल पाया जो इनको अपने पिता से मिलना चाहिए था। ठीक है, तो कहते हैं कि ये है ना, इनके जो मतलब अपने मौसी के ही बेटे हो गए ना इनके। ठीक है, तो इनसे इनका झगड़ा हो गया। तो ये कहां चले गए बेटा? जौनपुर। ये प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली थी शेरशाह सूरी ने? जौनपुर। जोना खान ने बसाया था ना, लिख लो। शेरशाह सूरी ने जो फारसी वगैरह या प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली थी? जौनपुर से ली थी। लिख लो, शेरशाह सूरी ने जो प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली थी बेटा? जौनपुर से। शेरशाह सूरी ने पूछी ना एक बार आया, फारसी कहां से सीखी थी? तो जौनपुर से शेरशाह सूरी ने क्या सीखी थी बेटा? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। तो शेरशाह सूरी अगर पूछे सूरवंश की भी राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। कौन सी थी बेटा सूरवंश की राजकीय भाषा? यही मुगलों की आगे चलकर क्या बनी थी? राजकीय भाषा बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बात याद कर लेना। शेरशाह सूरी है ना, इन्होंने जौनपुर से क्या सीखी? फारसी। और इनका ना बचपन है ना अपने दादा के पास बीता, और दादा का नाम था इब्राहिम सूरी। लिख लो, शेरशाह सूरी का बचपन कहां पर बीता? हरियाणा के नारनौल में। और नारनौल कहां पर है बेटा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। लिख लो, शेरशाह सूरी का बचपन अपने दादा के पास बीता। और दादा का संबंध कहां से था? नारनौल महेंद्रगढ़ से। लिख लो, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहां पर बीता था? नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहां पर बीता था? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसका बचपन बीता था? शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। कहां पर बीता था बेटा शेरशाह सूरी का बचपन? नारनौल महेंद्रगढ़ में शेरशाह सूरी का बचपन बीता। किसके पास बीता था? अपने दादा के पास बीता था। ठीक है, और शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? जौनपुर से हुई थी। ठीक है, कहते हैं कि ये बाद में ना अपने भाइयों से इनका जब झगड़ा हो गया ना, क्योंकि इनके पिता चौथी पत्नी से प्यार करते थे तो उनके बच्चों से प्यार करते थे, तो इनका भाइयों से झगड़ा हो गया ना, तो ये चले गए बेटा बहार खान लोहानी के पास। और बहार खान लोहानी है ना, ये दक्षिण बिहार के क्या होते थे? सूबेदार होते थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार कौन होते थे? बहार खान लोहानी होते थे। लिख लो, इनके पिता बहार खान, ये इनके पिता नहीं थे बेटा, ये किसके पास चले गए थे? हसन खां से अपने पिता से नाराज होकर बहार खान लोहानी के पास चले गए। और बहार खान लोहानी का किस बिहार के सूबेदार थे? दक्षिण बिहार के सूबेदार। इनके पिता हसन खां कहां के सूबेदार थे? सासाराम बिहार के सूबेदार होते थे। दोबारा बताता हूं बेटा, शेरशाह सूरी का ना पिता का नाम क्या था?
असन खां था। असन खां की कितनी पत्नियां थी? 4। और फरीद का जन्म किस पत्नी से हुआ? पहली। असन खां कौन सी पत्नी से प्यार करता था? चौथी। तो इनसे ये नाराज होकर ना ये कहां चले गए थे? बहार खान लोहानी के पास चले गए, जो कहां के सूबेदार थे? दक्षिण बिहार के सूबेदार होते थे। शेरशाह सूरी ने अगर पूछे फारसी कहां से सीखी थी? जौनपुर से। इनका बचपन कहां पर बीता था? अपने दादा इब्राहिम सूरी के पास बीता था। देखो बेटा, शेरशाह सूरी को ना पिता का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन दादा का प्यार बहुत मिला था। ये सच्चाई होती है। आप भी कभी है ना निकट भविष्य में आजमा कर देख लेना कि जब है ना मतलब आपकी शादी हो जाएगी, अरे फील तो कर सकते हो, जब शादी हो जाएगी ना और उसके बाद जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, ठीक है, अरे सोचने में क्या जाता है, सोच तो सकते हैं। और जब बच्चे हो जाएंगे ना, वो आपके दादा अपने दादा दादी के ना आपसे ज्यादा प्यारे होंगे, ठीक है। और आपके मम्मी पापा है ना, बच्चे होते ही आपका प्यार कम हो जाएगा। एक कहावत है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, ठीक है। तो वो है ना, आप उनको अगर बच्चे को थप्पड़ मारोगे ना तो आपकी मम्मी आपको थप्पड़ मार सकती है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनको आप कुछ भी कहो, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती कर दी है ना, आप उन पर हाथ नहीं उठा सकते। तो वही हुआ था, इसका ना पिता ने इस पर हाथ उठा दिया, दादा बोला कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो बचपन कहां पर बीता? अपने दादा के पास। दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी। कहां पर रहते थे? नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसीलिए HSSC क्वेश्चन पूछती है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? इब्राहिम, ये चारों क्वेश्चन लिख लो। इब्राहिम सूरी का मकबरा, शोर मत करो, कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक बार यहां से पूछा गया बेटा, बीरबल का छत्ता कहां पर है? बीरबल का छत्ता कहां पर है? ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक बार पूछा गया, शाह कुली का मकबरा कहां पर है? तो ये भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। एक बार पूछा गया, शाह विलायत का मकबरा कहां पर है? ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। और एक बार पूछा गया, हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह, ये भी कहां पर है बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ये पांचों क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिए हैं, पांचों डबल अंडरलाइन करके लिख लो। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। शाह कुली का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा और हमजा पीर की दरगाह। ये पांचों क्वेश्चन डबल अंडरलाइन करके लिखना। HSSC ने पांचों क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कहां पर रहेगा बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। तो शेरशाह सूरी का बचपन कहां पर बीता था? अपने दादा इब्राहिम सूरी के पास बीता था। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। बीरबल का छत्ता भी नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है। शाह कुली का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, ठीक है। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। इब्राहिम सूरी में हमें सूरी नजर आ रही है, सूरी कहां गिर गई? नाले में। याद कैसे करोगे? सूरी कहां गिर गई? नाले में। नाले से क्या कर लेंगे? नारनौल कर लेंगे। जो वीर लोग होते हैं ना, वो अपनी नारी पर हाथ नहीं उठाते, ठीक है। आजकल उल्टा है, आजकल वीर वाली कोई चीज नहीं है। वीर लोग होते हैं वो अपनी नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारनौल महेंद्रगढ़। शाह माने होता है बेटा, शाह बोलते हैं राजा को। राजा के पास क्या होता है? खजाना। हरियाणा में खनिज रूपी खजाना कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो जिस भी वर्ड में शाह है तो वो नारनौल महेंद्रगढ़ हो गया। और हमजा पीर, पीर की पूजा कौन करती है? नारी। तो हमजा पीर की दरगाह भी कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। याद हो जाएगा ना। ये पांचों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब शेरशाह सूरी का बचपन कहां पर बीता था? अपने दादा इब्राहिम सूरी के पास बीता था। इब्राहिम शाह भी आ सकता है, सूर वंश था तो सूरी लगाते हैं, वैसे नाम था इब्राहिम शाह। नाम क्या था इनका?
इब्राहिम शाह, सूर वंश है तो सूरी लग रहा है। वो पूछे इब्राहिम शाह का मकबरा कहां पर है, तो भी नारनौल है, कहीं आप सूरी ढूंढते रह जाओ। ठीक है, बोला सूरी नाले में गिरी थी। ठीक है, तो इब्राहिम शाह भी आ सकता है। ठीक है, जैसे शाह बिलायत हो गया, शाह कुली हो गया, इब्राहिम शाह हो गया, तीनों कहां पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये है ना, दक्षिण के किस सूबेदार, दक्षिण बिहार के किस सूबेदार के पास चले गए थे, बहार खान लोहानी। ठीक है, कहते हैं बहार खान लोहानी है ना, इनसे बहुत प्यार करते थे, और बहार खान लोहानी ने ना इनको एक उपाधि दी थी शेर खान की। कौन सी उपाधि दी थी बेटा, शेर खान की उपाधि दी थी, क्योंकि इसके बचपन का नाम क्या था, लिख लो, फरीद को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, बहार खान लोहानी ने। फरीद को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, बहार खान लोहानी दे दी थी। लिख लो, फरीद को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, बहार खान लोहानी ने। फरीद को कौन सी उपाधि दी थी बेटा, कहते हैं एक बार है ना, फरीद जंगल में जा रहा था और जंगल में फरीद को शेर मिल गया, और फरीद ने एक ही प्रहार में क्या मार दिया, शेर मार दिया। इससे खुश होकर बहार खान लोहानी ने इसको कौन सी उपाधि दे दी, शेर खान की उपाधि दे दी। ठीक है, कहते हैं शेर शाह सूरी है ना, बचपन से ही ना बहुत ज्यादा क्या होते थे, ताकतवर होते थे। जंगल में गए, जंगल में क्या मिल गया, शेर मिल गया, एक ही प्रहार में क्या मार दिया इन्होंने, शेर को मार दिया। शेर कोई बीमार थोड़ी था। ठीक है, ये क्या है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, बताई जाती है, लेकिन हमें इन पर विश्वास भी करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, वैसे शेर सार कोई नहीं मारा जाता ऐसे, शेर कोई बीमार थोड़ी था, शेर मार दिया। ठीक है, बोला जंगल में जा रहे हैं, शेर मिल गया, क्या करेंगे, एक बोला जी भाग जाएंगे। ठीक है, शेर से ज्यादा थोड़ी भाग जाओगे आप, ठीक है, फिर कुछ नहीं करोगे, जो करना है वो शेर ही करेगा। ठीक है, कि दाएं से खाना है या बाएं से शुरू करना है। ठीक है, तो दक्षिण बिहार के क्या होते थे इनके पिता, इनके पिता दक्षिण बिहार के सूबेदार नहीं थे, इनके पिता सासाराम बिहार के थे, और इनके जो मतलब ये किन के पास चले गए थे, बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी ने कौन सी उपाधि दे दी, और कहते हैं बहार खान लोहानी ने ना इनके पिता हसन खां के साथ इनका समझौता करवा दिया। अब 1497 से लेकर 1518 तक है ना, शेर शाह सूरी किसके पास रहा, अपने पिता हसन खां के पास रहा, और कहां की जागीरदारी संभालने में मदद की, सासाराम बिहार की जो जागीरदारी कह लो, सूबेदारी। लिख लो, हसन खां के साथ इनका समझौता किसने करवाया था, बहार खान लोहानी ने करवा दिया था। लिख लो, इनके पिता हसन खां के साथ शेर शाह सूरी का समझौता किसने करवा दिया था, बहार खान लोहानी ने करवा दिया था। लिख लो, इनका समझौता किसने करवा दिया था, बहार खान लोहानी ने। अब कब से कब तक शेर शाह सूरी दोबारा अपने पिता के पास चले गए थे, 1497 से लेकर 1518 तक शेर शाह सूरी अब किसके पास रहे थे, अपने पिता के पास रहे थे। लिख लो, 1518 तक अपने किसके पास रहे थे, पिता के। और कहां की सूबेदारी संभाली थी बेटा, सासाराम की सूबेदारी संभाली थी। सासाराम कहां पर रहेगा, बिहार में रहेगा। ठीक है, 1498 से 1518 तक शेर शाह सूरी कहां पर है, अपने पिता के पास। पहले कुछ टाइम बिताया अपने दादा के पास है, फिर टाइम बिताया बहार खान लोहानी के पास है, और बहार खान लोहानी ने इनके और इनके पिता का क्या करवा दिया, अब दोबारा कहां आ गए, अपने पिता के पास। अब 1518 में क्या हुआ बेटा, अपने भाइयों से दोबारा इनकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और दोबारा ये किसके पास चले गए, बहार खान लोहानी के पास चले गए। ठीक है, शेर शाह सूरी है ना, मतलब है बीच में अपने पापा के पास कब से कब तक आ गए थे, 1497 से 1518 तक, और बाद में दोबारा पिता और उनके बच्चों के साथ झगड़ा हो गया, दोबारा कहां गए, बहार खान लोहानी के पास। और कहते हैं बहार खान लोहानी का एक बेटा था जिसका नाम था जलाल खां। क्या नाम था बेटा, जलाल खां। तो बहार खान लोहानी ने ना अपने बेटे का इसको क्या नियुक्त कर दिया, संरक्षक नियुक्त कर दिया। लिख लो, बहार खान लोहानी ने अपने बेटे का
शेरशाह सूरी को क्या नियुक्त कर दिया था? संरक्षक नियुक्त कर दिया था। अब कहते हैं किसी ने ना बहार खान लोहानी को बका दिया कि शेरशाह सूरी है ना, वो है ना, मतलब है बहार खान लोहानी को क्या कर सकता है? मार सकता है। किसको बका दिया? बहार खान लोहानी को। किसके खिलाफ है? शेर खान। इस टाइम तो ये शेर खान ही रहेगा, क्योंकि बहार खान लोहानी ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की उपाधि। तो किसी ने बहार खान लोहानी को बोल दिया कि शेरशाह सूरी है ना, आपको मारना चाहता है। तो शेरशाह सूरी है ना, बहार खान लोहानी से ना यहां से दूर होकर ना मुगलों की सेना में चले गए। किसकी सेना में चले गए? मुगलों की सेना में चले गए। देखो, शेरशाह सूरी का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है। दोबारा बताता हूं। स्टार्टिंग में ना ये है ना अपने भाइयों से इनकी नहीं बनी, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई जौनपुर में, जहां से इन्होंने फारसी सीखी। भाइयों से नहीं बनी तो बचपन अपने दादा इब्राहिम सूरी के पास बीता, नारनौल महेंद्रगढ़ में। जब दादा की मृत्यु होती है तो ये चले गए दक्षिण के बिहार। जो बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्होंने इनको फरीद से शेर खान का नाम दिया, और बहार खान लोहानी ने इनके पिता हसन खां के साथ क्या करवाया? समझौता। तो 1497 से 1518 तक कहां पर रहे ये? हसन खां के पास। कहां की जागीरदारी संभाली? सासाराम बिहार की। बाद में फिर भाइयों से झगड़ा हुआ, कहां पर आ गए? दक्षिण के सूबेदार बहार खान लोहानी के पास। और जब बहार खान लोहानी इनसे प्यार करता था तो अपने बेटे जलाल खां का क्या नियुक्त कर दिया? संरक्षक। फिर लोगों ने कहा कि ये इनको मार सकता है, बहार खान लोहानी को। फिर ये किसकी सेना में चले गए? मुगलों की सेना में। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? अब कहते हैं बेटा, ये जो 1528 में ना एक युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? चंदेरी का युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। तो इसमें ना जो बाबर की ओर से युद्ध लड़ने वाले सेनापति का नाम क्या था? शेरशाह या शेर खान। इस टाइम भी इनको क्या कहा जाता था? शेर खान कहा जाता था। तो पेपर में आएगा 1528 में बाबर की ओर से शेरशाह सूरी ने कौन सा युद्ध लड़ा था बेटा? चंदेरी का युद्ध लड़ा। इंडिया जीके होती तो मैं 1526 में बाबर ने पानीपत का लड़ा, फिर 27 में खानवा का लड़ा, 28 में चंदेरी का लड़ा, 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा, 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर ने 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा था बेटा? चंदेरी का युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? मेदिनी राय के साथ लड़ा। तो इस युद्ध में बाबर का सेनापति कौन होता था? शेर खान होता था। अब कहते हैं जैसे ही ना बाबर ने चंदेरी का युद्ध जीता ना, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को अपने पास बुलाया और हुमायूं को एक बात कही कि इस इंसान के माथे पर मेरे को राजयोग दिखाई दे रहा है, इस इंसान से तू बचकर रहना। तो कहते हैं हुमायूं ने ना अपनी सेना से किसे निकाल दिया? शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी ने तब एक सौगंध खाई थी, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं भारत से मुगलों को क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा। ये कोटेशन बोली थी शेरशाह सूरी ने। क्या कहा था? अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं भारत से मुगलों को क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा। इसने ना हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने दोबारा गद्दी प्राप्त कर ली। तो शेरशाह सूरी कोई आम इंसान नहीं था, ठीक है, इतना दृढ़ शक्तिशाली इंसान था। तो इनको ना मतलब बाबर के कहने पर ना हुमायूं ने अपनी सेना से निकाल दिया। तो इतिहास में ये क्वेश्चन आता है, चंदेरी के युद्ध में बाबर का सेनापति कौन था? शेरशाह सूरी। अब कहते हैं इस मुगलों ने इनको अपनी सेना से निकाल दिया, दोबारा चले गए ये किसके पास है? बहार खान लोहानी के पास, ठीक है। और बहार खान लोहानी है ना बेटा, इनसे बहुत प्यार करता था। बात थी 1528 की, बहार खान लोहानी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बहार खान लोहानी की पत्नी थी बेटा दुद्दू बेगम। क्या नाम थी? शेरशाह सूरी ने दुद्दू बेगम से शादी कर ली, ठीक है। शेरशाह सूरी ने किससे शादी कर ली बेटा? दुद्दू बेगम से शादी कर ली,
ठीक है, इंटेलिजेंट था, बिना लड़े ही ना पूरी सल्तनत पर कब्जा हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा दक्षिण बिहार किसके पास आ गया बिना लड़े? शेरशाह सूरी के पास। अब कहती है, मैंने बताया था ना, इनका बेटा था जलाल खां। ठीक है, जो दुदू बेगम और किसका बेटा था बेटा? बहार खान लोहानी का। जलाल खां को अफगानों ने बोला कि तू यहां पर रहा तो शेरशाह सूरी तेरी सर्विस कर देगा, ठीक है, मार देगा। तो जलाल खां यहां से भाग गया, तो शेरशाह सूरी को बिना लड़े ही क्या मिल गया? दक्षिण बिहार मिल गया। लिख लो, 1528 में बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी ने किससे शादी कर ली थी बेटा? किससे शादी कर ली थी? दुदू बेगम से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। अब बेटा कहती है 1530 की बात है, एक किला होता था चुनार का किला, और चुनार का शासक होता था ताज खां। कौन होता था बेटा? ताज खां होता था। लिख लो, 1530 में एक किला होता था। कौन सा किला होता था? बता दो। चुनार का किला होता था। कौन सा किला होता था? चुनार का किला होता था। और चुनार के किला किसके पास होता था बेटा? ताज खां के पास होता था। ताज खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हो गई? और इनकी पत्नी का नाम था लाडो मलिका। क्या नाम था बेटा? लाडो मलिका था। शेरशाह सूरी ने लाडो मलिका से शादी कर ली। ठीक है, और पूरा का पूरा कौन सा किला मिल गया? चुनार का किला मिल गया। बहुत इंटेलिजेंट था, लड़ाई में कभी विश्वास ही नहीं किया इसने। ठीक है, 1528 में किससे शादी कर ली थी? दुदू बेगम से। और 1530 में किससे शादी कर ली थी? लाडो मलिका से शादी कर ली थी। तो इसको बिना लड़े ही चुनार मिल गया और बिना लड़े ही दक्षिण बिहार मिल गया। ठीक है, अब कहते हैं, ठीक है, बात थी यहां तक लिख लिया क्या? 1528 में लिख लो, इसको बहार खान लोहानी की पत्नी दुदू बेगम से शादी कर ली। और 1530 में इसने शादी किससे कर ली? लाडो मलिका से, जो किसकी पत्नी थी? ताज खां की पत्नी थी। ठीक है, 1528 और 30 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, नोट कर लिया। अब कहते हैं 1532 की बात है, हुमायूं ने ना शेरशाह सूरी पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं ने किस पर आक्रमण कर दिया बेटा? शेरशाह किस पर आक्रमण कर दिया? शेरशाह सूरी पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसने आक्रमण इसलिए किया क्योंकि है ना, शेरशाह सूरी ने ना 1532 में ना एक लोधी वंश का एक राजा होता था, उसका क्या दिया था? साथ दिया। इससे नाराज होकर हुमायूं ने किस पर आक्रमण कर दिया बेटा? शेरशाह सूरी पर आक्रमण कर दिया। अब शेरशाह सूरी ने ना हुमायूं से क्या कर ली बेटा? संधि कर ली। शेरशाह सूरी ने अपना एक बेटा था, इनका ना कुतुब खां, उसको ना इसने किसके पास भेज दिया बेटा? हुमायूं के पास भेज दिया। और हुमायूं से क्या कर ली? संधि। और कहते हैं ये हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने शेरशाह सूरी को यहीं पर मारा नहीं था। और बाद में यही शेरशाह सूरी है ना हुमायूं को भारत से बाहर का क्या दिखाएगा? रास्ता। वही सेम गलती थी जो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़कर की थी। फिर मोहम्मद गोरी ने ही किसको मारा था? पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए कहते हैं हाथ आए दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो 1532 में हुमायूं ने किसको हरा दिया बेटा? शेरशाह सूरी को किसने हरा दिया? हुमायूं ने। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं से क्या कर ली? संधि। और संधि स्वरूप लिख लो अपने किस बेटे को शेरशाह सूरी के पास भेज दिया? तब आपका नाम क्या हो जाएगा बेटा? कुतुब खां को भेज दिया। किसको भेज दिया था? कुतुब खां को। लिख लो, शेरशाह सूरी ने 1534 में बंगाल को जीता था। शेरशाह सूरी ने 1534 में किसको जीता? बंगाल को जीता। 1534 में शेरशाह सूरी ने बंगाल को जीता था। लिख लो, 1534 में शेरशाह सूरी ने क्या जीता? बंगाल को जीता। अब मेन युद्ध पूछा जाएगा बेटा 1539 और
1540 वाला लिख लिया क्या? अब 1539 में एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? चौसा का युद्ध हुआ। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे बेटा? हुमायूं और शेर शाह सूरी के। क्योंकि चौसा के युद्ध के बाद है ना, शेर खान ने कौन सी उपाधि ले ली थी? शेर शाह की। तो कन्नौज का युद्ध भी किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। दोनों युद्ध किसने जीत लिए बेटा? शेर शाह सूरी ने जीत लिए। दोनों युद्ध लिख लो, किसने जीत लिए थे? शेर शाह सूरी ने दोनों युद्ध जीत लिए। 1539 में चौसा का युद्ध भी किसने जीत लिया बेटा? शेर शाह सूरी ने। और 1540 में कौन सा युद्ध जीत लिया शेर शाह सूरी ने? 1539 में कौन सा जीता? 1540 में कौन सा जीता? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी किसने जीत लिया? शेर शाह सूरी ने जीत लिया। कहते हैं कि शेर शाह सूरी है ना, ये गलती नहीं करना चाहता था जो गलती हुमायूं ने 1532 में शेर शाह सूरी को जिंदा छोड़कर की। तो कहते हैं शेर शाह सूरी है ना, हुमायूं को मारने के लिए क्या बढ़ा आगे। तो वहां पर एक नदी थी बेटा जिसका नाम था करमश्या नदी। कहते हैं हुमायूं ने ना घोड़े सहित है ना किस नदी में छलांग लगा दी? करमश्या नदी में छलांग लगा दी। और बेटा ऐसी नदी थी वहां पर ना अगर 10 आदमी गिरेंगे तो 9 आदमी की मृत्यु तय थी। ठीक है, मुगल है ना ये किस्मत के इतने धनी थे आप सोच भी नहीं सकते। पानीपत का पहला युद्ध था, बाबर छोटी सी सेना लेकर आया, इब्राहिम लोदी के पास है विशाल सेना थी, फिर भी कौन जीत गया बेटा? बाबर जीत गया। और 1556 में कल मैं पानीपत का दूसरा युद्ध पढ़ा रहा था, अगर अकबर के पास एक सैनिक था तो हेमू के पास कितने थे? 3। और एन मौके पर हेमू की बाई आंख में क्या लग गया? तीर। हेमू जीता हुआ युद्ध हार गया। तो ये मुगल इतने किस्मत के धनी थे आप सोच भी नहीं सकते। उस करमश्या नदी में जिंदा बचना इम्पॉसिबल था। ठीक है, कहते हैं इसने किसके सहित छलांग लगा दी? घोड़े के सहित छलांग लगा दी। तो वहां पर ना एक बिस्ती होता था बेटा, बिस्ती होते हैं जो नाविक होते हैं ना, उसका नाम था निजाम साका। ठीक है, निजाम साका। ठीक है, ये कोई नाविक था बेटा, ये नाव लेकर जा रहा था, पीछे इसको ना आवाज आई कि ऊपर से कुछ गिरा है। ठीक है, तो इसने अपनी नाव को लेकर गया ना, तो वहां पर देखता है घोड़ा है ना वो पानी में गिरने से डूब कर मर गया। लेकिन ना वहां से ये किसको जिंदा निकाल लेता है? शेर शाह सूरी। देखो घोड़ा मर गया, ठीक, सॉरी, कौन जिंदा बच गया? हुमायूं। घोड़ा मर गया लेकिन फिर भी जिंदा कौन था? हुमायूं। हुमायूं के कहते हैं पूरा पेट में पानी भर गया, बिस्ती ने उसका इलाज किया और बाद में ना कई घंटों बाद है ना बेटा किसको होश आया? हुमायूं को होश आया। तो उस बिस्ती ने एक ही बात पूछी निजाम ने कि बेटा तू कौन है? बोला बाबा मैं कुछ टाइम पहले भारत का क्या था? बादशाह था, लेकिन अब मैं ना मेरे पास आपको देने के लिए भी पैसे नहीं, आपने मेरी क्या बचाई है? जान। तो इस निजाम ने कहा बेटा तू एक दिन दोबारा भारत का क्या बनेगा? बादशाह बनेगा। और जब 1555 में हुमायूं दोबारा बादशाह बना ना, कहते उसने निजाम को एक दिन का क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। इतिहास में हमेशा भी पढ़ते हैं जब निजाम को एक दिन का राजा बनाया ना, इस निजाम ने चमड़े के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। वो ऐतिहासिक बात है लेकिन इसमें सच्चाई है नहीं है। लेकिन मेन बात याद करना, इसकी जान किसने बचाई थी? निजाम ने जान बचाई। और उधर शेर शाह सूरी को पता था कि हुमायूं क्या है? मर गया है, क्योंकि इस नदी में बचना क्या था? इम्पॉसिबल था। ठीक है, वो सेम फिल्मी स्टोरी चलती है बेटा। ठीक है, हीरो को मतलब विलन को लगता है हीरो मर गया, ठीक है, लेकिन हीरो है ना 10-15 साल बाद जिम वगैरह ज्वाइन करके दोबारा विलन के सामने आ जाता है। वो सेम स्टोरी हुई थी। तो ये 15 साल बाद दोबारा आएगा। ठीक है, कर्ण अर्जुन आएंगे ना। ठीक है, तो ये दोबारा कौन आया था? हुमायूं आया था। ठीक है, अब बेटा 1540 से 45 तक किसका शासनकाल शुरू हो गया? शेर शाह सूरी।
शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से 1545। इसने लिख लो जीटी रोड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और ये जीटी रोड है ना, ये कलकत्ता से कहां तक जाता था बेटा? पेशावर तक जाता था। आपका जो अभी वर्तमान में पहले NH1 होता था, NH2 होता था, अब दोनों का नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। इसको आज भी किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। HSSC ने बेटा दोनों क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि NH1 का पुराना नाम क्या था? शेरशाह सूरी मार्ग। एक बार पूछा गया NH2 का पुराना नाम क्या था? शेरशाह सूरी मार्ग। अभी NH1 और 2 दोनों का नाम क्या बदल दिया गया है? NH44। तो आपके निकट भविष्य में ये क्वेश्चन आएगा NH44 का पुराना नाम क्या रहेगा? शेरशाह सूरी मार्ग रहेगा। याद रह जाएगा ना। तो शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया बेटा? जीटी रोड का निर्माण करवाया। और इसने ना हरियाणा में क्या बनाई बेटा? कोस मीनारे। ठीक है। और हरियाणा में कितनी कोस मीनारे बनाई? 88। ये आ चुका है बेटा। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया था? 88 को। पहले दूरी बेटा किस में मापी जाती थी? कोसों में मापी जाती थी। लिख लो शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया था? 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। लिख लो शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारें बनवाई थी? 88। किसने बनवाई थी हरियाणा में 88 कोस मीनारें? शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया था? 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था हरियाणा में? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। बचपन कहां पर बीता था इसका? नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था। ठीक है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? कहां से कहां तक जाता था? कलकत्ता से पेशावर तक जाता था। अभी वर्तमान में पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान में है। चले मत जाना। ठीक है। कहीं कह दो हमारे राजा जी ने सड़क बनवाई थी ये। ठीक है। अभी वर्तमान में पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है। बोला तेरे को भी राजा जी के पास ही भेज देते हैं। ठीक है। अब वहां पर जाना सेफ नहीं है। तो ये कहां से कहां तक जाता था? कलकत्ता से पेशावर तक जाता था। अब शेरशाह सूरी है ना, इसने क्या किया बेटा? सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाए। सड़कों के किनारे क्या लगाए थे? पेड़ पौधे लगवाए थे। ठीक है। शेरशाह सूरी को ना अकबर से पहले अकबर कहा जाता है, क्योंकि अकबर इसके बाद आएगा। ठीक है। पूर्वगामी अकबर। जो काम अकबर ने करवाए थे ना, अकबर से पहले वो काम किसने करवाए थे? शेरशाह सूरी ने करवाए। शेरशाह सूरी जाना गया बेटा प्रशासनिक कार्यों के लिए। पेपर में एसएससी ने पूछा था कि सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसने करवाए थे? शेरशाह सूरी ने करवाए। डाक का प्रचलन है ना, सबसे ज्यादा किसके टाइम में था? शेरशाह सूरी के टाइम में था। पेड़ पौधे सबसे ज्यादा किसने लगाए? शेरशाह सूरी। सराय बनवाई, पुलों का निर्माण करवाया, बहुत काम किए थे किसने बेटा? शेरशाह सूरी ने। क्या लगवा दिए सड़क के किनारे? पेड़ पौधों पर बेटा क्या खुदवा दिए? नंबर खुदवा दिए। ठीक है। आज भी आप देखते हो गांव में ना जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, उन पर क्या लगे होते हैं? नंबर लगे होते हैं। ठीक है। क्यों लगे होते हैं वो? ताकि उनकी काउंटिंग की जा सके। ठीक है। ताकि उनकी कोई उनको ना मतलब काट ले तो पता चल सके उस जगह से क्या काटा गया है? पेड़ काटा गया है। लेकिन कितने भी नंबर खुदवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी रात को कोई तूफान आएगा ना, तो गांव के आसपास क्या गिर जाएंगे? पेड़ गिर जाएंगे। 4 बजने से पहले गांव वाले पेड़ों की सर्विस कर देंगे। ठीक है। पता ही नहीं चलेगा वहां पेड़ भी था कोई। ठीक है। बस गिरना चाहिए। ठीक है। आरा वगैरह लेकर रातों रात आ जाएंगे। ठीक है। सुबह तक तो दिखेगा ही नहीं पेड़ था वहां पर कोई। लेकिन ये है ना, मतलब फिर भी इन्होंने नंबरिंग लिखवाई जाती है ताकि पेड़ों की क्या की जा सके? गिनती की जा सके। ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने ना मतलब पहले है ना दूरी पर मतलब एक कोस चलते ही आदमी थक जाता था, तो हर कोस पर क्या होती थी? एक कोस मीनार होती। इस कोस मीनार को ना हम एक तरह का जो मिनी बस स्टैंड बोल सकते हैं। यहाँ पर एक पानी का घड़ा होता।
ठीक है, और रुकने की थोड़ी सी व्यवस्था। ये यात्रियों के लिए बनवाई थी, यात्री क्या कर सके, यहाँ पर आराम कर सके, इसलिए इन्होंने क्या बनाई थी। हरियाणा में कितनी कोस मीनार है, एक कोहाड़ गांव है बेटा, उसकी जो कोस मीनार है ना वो आज भी सुरक्षित है। लिख लो, कोहाड़ गांव में आज भी शेरशाह की सूरी की सुरक्षित कोस मीनार है। कोहाड़ गांव में आज भी शेरशाह सूरी की एक सुरक्षित क्या रहेगी, कोस मीनार रहेगी। तो किस गांव में आज भी सुरक्षित है बेटा कोस मीनार, कोहाड़ गांव में आज भी एक कोस मीनार क्या रहेगी बेटा, सुरक्षित रहेगी। कितनी बनाई थी शेरशाह सूरी ने, 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। नंबरों के आगे क्या लिखाए थे, पेड़ पौधों के आगे नंबर। एक लिख लो, इसने चांदी का रुपया चलाया था। इस शेरशाह सूरी के टाइम में चांदी के सिक्के को क्या कहा गया, रुपया। जो ये रुपया शब्द है ना आज हम प्रयोग करते हैं, ये रुपया शब्द किसने दिया था, शेरशाह सूरी ने। लिख लो, शेरशाह सूरी के टाइम में चांदी के सिक्के को क्या कहा गया, रुपया कहा गया। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने ना जो पाटलिपुत्र है ना बेटा, उसको क्या नाम दिया था, पटना नाम दिया था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था, पटना नाम दिया। और शेरशाह सूरी के समय भूमि मापने की एक इकाई चलती थी बेटा, सन की डंडी। शेरशाह सूरी ने, लिख लो, भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी, भूमि मापने की सन की डंडी चलाई थी। लिख लो, शेरशाह सूरी ने भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी बेटा, सन की डंडी चलाई थी। लिख लो, शेरशाह सूरी ने भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी, सन की डंडी। इससे पहले गज ए सिकंदरी चलती थी, जो सिकंदर शाह किसने चलाई थी बेटा, सूरी ने चलाई थी। लिख लो, इसने भूमि मापने की कौन सी इकाई चला दी थी, तो बता दो, सन की डंडी चला दी। कुछ छोटे छोटे अभियान है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये इंडिया जी के पूछती है, 1541 में इसने शेरशाह सूरी ने कहां पर आक्रमण किया, पेशावर पर। और किस जाति के विद्रोह को दबाया, गोखर जाति के। 1542 में शेरशाह सूरी ने बंगाल विद्रोह को दबाया, बंगाल विद्रोह को दबाया। 1542 में ही इसने मालवा को जीता, मालवा को जीता। 1543 में एक युद्ध हुआ, रायसीन का युद्ध हुआ। और 1544 में इसने मारवाड़ को जीता, मारवाड़ को जीता। ये बस छोटे छोटे इंडिया जी के पूछ सकता है बेटा, फिर भी लिख लो। ये टॉपिक है ना हरियाणा के हिसाब के साथ साथ इंडिया के हिसाब से भी आज पढ़ लिया हमने। 1541 में शेरशाह सूरी ने किसको जीता बेटा, पेशावर को। किस जाति के विद्रोह को दबाया इसने, गोखर जाति। और गोखर जाति है ना, ये मुगलों के टाइम में भी क्या करती थी, विद्रोह करती थी। शेरशाह सूरी पूर्णतः इस विद्रोह को नहीं दबा पाया, लेकिन 1541 में किस जाति को हराया था इसने, गोखर जाति। कौन सी जाति थी बेटा, गोखर जाति को हराने का काम शेरशाह सूरी ने किया। 1542 में किस विद्रोह को दबाया, बंगाल। 1542 में किसको जीता, मालवा। 1543 में किसको जीता, रायसीन। 1544 में किसको जीता, मारवाड़। और 1545 में ना शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था बेटा, जिसे बोलते हैं कलिंजर अभियान। और कलिंजर अभियान पर शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लिख लो, 1545 में किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, कलिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किस अभियान के दौरान बेटा, दोबारा बताता हूं। 1540 में राजा बना, 1539 में चौसा का युद्ध जीता, 40 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतकर राजा बना। 1541 में गोखर जाति के विद्रोह को पेशावर में दबाया। 1542 में बंगाल को जीता। 1542 में मालवा को जीता। 1543 में रायसीन का युद्ध जीता। और 1544 में मारवाड़ को
जीता। 1545 में कलिंजर अभियान पर क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां पर ना दो बातें बेटा याद रखने लायक है। जो रायसीन का युद्ध हुआ ना, थोड़ी सी मैं स्टोरी बताता हूं, लिखना कुछ नहीं है। रायसीन का एक राजा होता था जिसका नाम पूर्णमल होता था। क्या होता था, पूर्णमल होता था। कहते हैं शेरशाह सूरी ने ना रायसीन के किले की घेराबंदी कर ली थी और इसने ना मतलब पूर्णमल को, क्योंकि ये अंदर नहीं जा सकता था, ये किला इतना मजबूत था, तो इसने पूर्णमल को इनविटेशन भेजा कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूं, संधि करना चाहता हूं। तो पूर्णमल ने इस शेरशाह सूरी को अपने पास बुला लिया, बोला आप संधि के लिए अकेले आ सकते हो, आपके साथ एक इंसान आ सकता है। तो ये अपने बेटे कुतुब खां को, मैंने आपको बताया ना 1532 ने कुतुब खां को किसके पास भेजा था, इसने हुमायूं। तो बाद में वो छूट गया था, तो ये अपने बेटे कुतुब खां के पास गया। तो पूर्णमल एक राजपूत राजा था, उसको विश्वास नहीं था इन अफगानों पर, शेरशाह सूरी एक अफगान था। तो उसने कहा कि आप मेरे से संधि कर रहे हो, क्या गारंटी है कि भविष्य में आप मेरे पर युद्ध नहीं करोगे। तो कहते हैं शेरशाह सूरी ने ना कुरान पर हाथ रखकर सौगंध खाई थी कि मैं राजा पूर्णमल आप पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा। और बाद में ना राजा पूर्णमल ने संधि करते ही गेट खोला तो शेरशाह सूरी ने उस पर हमला करके राजा पूर्णमल को हरा दिया। और इसका गवाह कौन था बेटा, इसका बेटा कुतुब खान ने ना सुसाइड कर लिया। बोला मेरे पिता ने ना उसके साथ क्या किया है, कुरान पर हाथ रखकर मेरे पिता ने ना राजा पूर्णमल को क्या दिया है, धोखा दिया है। तो शेरशाह सूरी तो कहता था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और युद्ध में क्या है, सब जायज है। लेकिन कुतुब खान तो वो तो भैया स्टैंडर्ड वाला था, बोला कुरान पर हाथ रखकर गलती नहीं करेगा, तो उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है। और 1544 में सेम बात हुई, मारवाड़ पर आक्रमण किया और मारवाड़ का ना जो राजा भाग गया ना, तो कहते हैं मारवाड़ का दो बहादुर व्यक्ति थे, जैमल और फत्ता। इन्होंने ना मारवाड़ का क्या किया था, नेतृत्व किया। और इस युद्ध में ना कहते हैं जैमल और फत्ता से शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था। और मारवाड़ के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने एक कोटेशन बोली थी, एसएससी ने वहां से क्वेश्चन उठाया था। शेरशाह सूरी ने एक बात बोली थी कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए संपूर्ण भारत को खो देता। अगर मेरे को हासिल होता तो जीतता, तो मैं किसको जीतता, मारवाड़ को। अगर हार जाता तो मैं संपूर्ण भारत को खो देता। ये कोटेशन बोली थी शेरशाह सूरी ने, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए संपूर्ण भारत को खो देता। तो 1545 में अंतिम अभियान कौन सा था, कलिंजर। और कलिंजर का शासक कौन था बेटा, कीरत था। ये आ सकता है, कलिंजर का शासक कौन होता था, कीरत होता था। यहां पर शेरशाह सूरी एक अस्त्र चला रहा था बेटा, जिसका नाम था उक्का। उक्का एक तरह की क्या होती है, तोप होती है। और जैसे शेरशाह सूरी ने उक्का चलाया ना, उक्का फट जाता है। और उक्का फटने से शेरशाह सूरी का ना 90% शरीर वहीं पर जल गया। तो दोबारा बताता हूं, 1539 में इसने कन्नौज का युद्ध जीता, चौसा का युद्ध जीता, शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीता। 1541 में पेशावर को जीता गोखर जाति से। 1542 में बंगाल को जीता। 1542 में मालवा को जीता। 1543 में रायसीन को जीता। 1544 में मारवाड़ को जीता। 1545 में अंतिम अभियान था कलिंजर। कलिंजर का शासक कौन था, वहां कौन सा अस्त्र चला रहा था, उक्का। उक्का फट गया। उक्का फटने से इसका 90% शरीर वहीं पर जल गया। तो सैनिक कहते हैं शेरशाह सूरी को हम वापस ले चलते हैं। शेरशाह सूरी ने कहा जाओ और किसको जीतो, कलिंजर को। तो इसका सेनापति दौड़ा हुआ आया। तो शेरशाह सूरी के अंतिम शब्द थे, राजा जी, शेरशाह सूरी ने अपने सेनापति से पूछा क्या हमने कलिंजर को जीत लिया। सेनापति ने कहा हाँ, हमने कलिंजर को जीत लिया। शेरशाह सूरी ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। इतना बेटा मौत से लड़ता रहा था एक शब्द सुनने के लिए, क्या हमने कलिंजर को जीत लिया। तो 1545 में शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु। तो इसका मकबरा पूछा जाता है कहां पर है बेटा, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। और एक इतिहासकार लिखते हैं कनिंगम कि शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो किससे ज्यादा सुंदर है, ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। लिख लो, शेरशाह सूरी का मकबरा किस इतिहासकार ने लिखा था बेटा, कनिंगम ने लिखा था। लिख लो, कनिंगम लिखता है जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ना,
वो किससे ज्यादा सुंदर है बेटा? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। शेरशाह सूरी का मकबरा किससे ज्यादा सुंदर है बेटा? ताजमहल से। ये किसने लिखा था? कनिंगम नामक इतिहासकार ने लिखा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो किससे ज्यादा सुंदर है? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर। याद रह जाएगा ना? लिख लिया यहां तक क्या? शेरशाह सूरी का मकबरा किससे ज्यादा सुंदर है? ताज। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545। राजा कब से कब तक रहा? 1540 से 1545। दो राजा और है बेटा, नाम लिख लो। 1545 से 1553 तक एक इसका बेटा राजा बना जलाल खां, ठीक है। और 1553 से 1555 तक एक राजा रहा जिसका नाम था ख्वारिजम। क्या था बेटा? ख्वारिजम। और ख्वारिजम को ही जाना गया किस नाम से? आदिल शाह के नाम से। और आदिल शाह का सेनापति कौन होता था बेटा? जिसका नाम क्या होता था? हेमू होता था। क्या होता था? हेमू होता था। लिख लो। 1545 से 1553 तक राजा कौन रहा? जलाल खां। और 1553 से 1555 तक राजा कौन रहा बेटा? ख्वारिजम राजा रहा। और ख्वारिजम को ही किस नाम से जाना गया? आदिल शाह के नाम से जाना गया, ठीक है। और आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू। हेमू ने किसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया? दिल्ली। अब मैं एक छोटी सी बात सुनना, कहते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद है ना, ये सूर वंश कई हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा था बेटा जिसे हम बोलते हैं पंजाब और आगरा। कौन सा हिस्सा था? पंजाब और आगरा। यहां पर एक शेरशाह सूरी का ही एक वंश शासक करता था, सिकंदर शाह सूरी। आपने पढ़ा होगा ना, 1555 में हुमायूं ने कौन सा युद्ध जीता था बेटा? सरहिंद का युद्ध जीता। और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया था? सिकंदर शाह सूरी को हराया था, ठीक है। एक वंश तो इधर चल रहा था बेटा, एक पंजाब और आगरा में चल रहा था, वो भी सूर वंश था, ठीक है। तो वहां पर शासन कौन कर रहा था? सिकंदर शाह सूरी। हुमायूं ने क्या किया? हरियाणा जी के नहीं पूछेगी, हुमायूं ने ना जलाल खां पर आक्रमण किया, तो जलाल खां ने हुमायूं को हरा दिया। अब हुमायूं को लगा ये हिस्सा मजबूत है, तो हुमायूं दूसरे हिस्से पर आक्रमण करता है। और वहां पर किसको हरा दिया? हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया। और इधर है ना दिल्ली की, हुमायूं की मृत्यु होते ही ना आदिल शाह के सेनापति ने किसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया? और यहां से आगे मैंने पढ़ाया था बेटा, हेमू का इतिहास आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हमारा कौन सा वंश कंप्लीट होता है? सूर वंश का इतिहास कंप्लीट होता है। कल स्टार्टिंग में 5-7 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। आज वाला समझ आ गया क्या? मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे शेरशाह सूरी से ही पूछे जाएंगे। थैंक यू।